वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी। उसकी प्रेमिका उससे बेइंतहा प्यार करती थी और ये भी उससे बेइंतहा प्यार करता है। जैसे ही इसकी प्रेमिका ने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ, तो लड़का तुरंत तैयार होके सब कुछ छोड़ छाड़ के लड़की के पास जाता है। लेकिन वही प्रेमिका अपनी ही आंखों के सामने अपने प्रेमी की गर्दन कटवाती है, उसकी पेट से आंतड़ियां बाहर निकलवा लेती है, उसकी आंखों को बाहर निकलवा लेती है, उसके चेहरे से खाल उतरवा लेती है। आखिर ऐसा क्या था कि प्रेमिका ने अपने प्रेमी की हत्या कर दी। और दोस्तों, आपसे एक बात और बताना चाहूँगा, जब प्रेमिका अपने प्रेमी को बुला रही थी शादी करने के लिए, तो प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा कि ऐसा तो नहीं तुम मुझे वहाँ पे बुलाकर मार डालोगी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। दरअसल कौन था ये प्रेमी और आखिर इसकी प्रेमिका ने इसकी हत्या क्यों की, आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर की है। मुजफ्फरपुर में शहजाद कॉलोनी है जो कि सदर थाना क्षेत्र में आती है। वहाँ पे 14 अगस्त की सुबह एक बोरी के अंदर एक लाश पाई जाती है। दरअसल वहाँ से लोग गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक बोरी है, बोरी के ऊपर से खून के निशान लगे हुए हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जानवर या किसी के मांस के टुकड़े इस बोरी के अंदर भरे हुए हैं। अब उस बोरी को खोला जाता है। जैसे ही खोलते हैं तो उसमें एक लड़के के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आंतें होती हैं, हाथ पैर कटे हुए होते हैं। लड़के के चेहरे पे से खाल उतारी गई होती है। लगता है ऐसे है कि मानो उसके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। अब पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस आती है, पुलिस देखती है उस लड़के की उम्र तकरीबन 24-25 साल रही होगी। अब उसका पोस्टमार्टम होता है और उसको अलग रख देते हैं। अब पुलिस क्या करती है, इस लड़के के बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है कि आखिर ये लड़का कौन था, कहाँ से आया है, क्योंकि लड़के के सारे एविडेंस जो थे वो ख़त्म कर दिए गए थे, लड़के को पहचाना नहीं जा सकता। अब पुलिस क्या करती है, सबसे पहले 13 अगस्त की शाम की जितने भी आसपास की सीसीटीवी फुटेज होती है उन सभी को सर्च करना शुरू कर देती है। अब सर्च करना शुरू कर देती है तो क्या होता है, तकरीबन 150 से 200 सीसीटीवी कैमरे को सर्च किया जाता है। तो उसमें पता चलता है रात को लगभग 2 बजे के आसपास की बात है, 2 लड़के आते हैं जिनमें कि उनका चेहरा साफ दिख रहा होता है। वो साइकिल पर इस बोरे को रख के लेके आते हैं। अब साइकिल पर इस बोरे को रख के लेकर आते हैं और एक कैमरे के सामने से गुजरते हैं और वापसी में वो लड़का वापस साइकिल से आते हैं दोनों, और उनकी साइकिल पे वो बोरा नहीं होता। तो पुलिस क्या करती है, उन दोनों लड़के के फ़ोटो बाहर निकलवा लेती है। अब बाहर निकलवा लेती हैं और आसपास के सारे एरिया में सर्कुलेट करवा देते हैं ये लड़का कौन है, इसके बारे में जानकारी निकालो। अब खबरी उस लड़के के फ़ोटो को लेकर आसपास पूछने लगता है। अब जैसे ही खबरी आसपास के एरिया में घूमता है तो 2-4 लोग उस लड़के को पहचान जाते हैं कि ये लड़का कौन है। अब उससे पूछा जाता है कि ये लड़का कौन है बताओ, तो उस लड़के का नाम रविंदर बताया जाता है और बताया जाता है कि ये अगली ही गली में रहता है। अब पुलिस सीधे रविंदर के घर पे जाती है और रविंदर को हिरासत में लेती है और सीधे थाने लेकर आती है। उसके साथ सीधे ही सख्ताई से बात की जाती है कि बताओ इस बोरी में क्या है, तुम कल रात को यहाँ पे क्या करने आए थे और कहाँ पे इस बोरी को डालने गए हैं। तो पहले वो कुछ नहीं बताता तो पुलिस बताती है कि इस बोरी के अंदर लाश पाई गई है और उस लाश को तुम लेकर आए हो, सच सच बताओ कि ये लाश किसकी है और तुमने इसे क्यों मारा। तब रविंदर बताता है कि मैंने इस लड़के को नहीं मारा, दरअसल इस लड़के को मेरे भुआ की लड़की, मेरे फूफा और उनका लड़का मेरे घर पे लेकर आया था और उन्हीं सब ने इसको मिलकर मारा है। उसके बाद में मेरे भुआ का लड़का और मैं इसको बोरी में भर के लेके आते हैं और इस कॉलोनी में एक गली में लाकर डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। तभी पुलिस उससे पूछती है कि बताओ तुम्हारी भुआ का पता, नाम, एड्रेस सब कुछ बताओ, फ़ोन नंबर सहित सारी पुलिस उससे सब कुछ ले लेती है, उसको हिरासत में रखती है और सीधे बुआ के घर पे जाती है। उसके फूफा
उसके बेटा और उसकी बेटी, इन तीनों को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आती है। अब उनसे पूछा जाता है कि सच सच बताओ, बिना पूछे बता दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी। तभी जो उनकी बेटी होती है वो राज खोलती है। और दोस्तों, जैसे ही आप राज सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल होता क्या है, ये लड़की आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले एक शादी में जाती है। उस शादी में इसको जयप्रकाश नाम का एक लड़का मिलता है। दरअसल ये लड़की उस जयप्रकाश के बहन की मामा की लड़की, मतलब बहन की जो ससुराल होती है वहाँ पे मामा की लड़की होती है, यानी कि उसकी ननद होती है। दूर के रिश्ते में जो जयप्रकाश की बहन की ननद मान लीजिए आप इसे। तो होता क्या है, ये लोग शादी में जाते हैं, जयप्रकाश होता है, ये लड़की होती है। इन दोनों के बीच में बोलचाल होना शुरू हो जाता है, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत होता है, बहुत गुटर गुटर होती है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये होटल में मिला करते हैं। तो जब ये होटल में जाया करते थे, संबंध बनाया करते थे, तो जयप्रकाश ने इसके कईयों फ़ोटो और वीडियो बना ली थी। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। अब समय गुजरने लगता है तो लड़की को क्या है, आगे पढ़ाई करनी थी। तो इसको समझ में आने लगता है कि जयप्रकाश तो बेकार है, ये कोई काम धंधा करता नहीं है, तो मैं इसके साथ संबंध क्यों बनाऊं। जो भी है उसको यहीं से ख़त्म करने की कोशिश करती है। अब ये लड़की क्या होती है, पढ़ने के लिए पटना चली जाती है। और जयप्रकाश का बड़ा भाई क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिकल मिस्त्री बना के गोवा में जॉब लगवा देता है। यानी कि जो जयप्रकाश था गोवा में इलेक्ट्रिशियन मिस्त्री की काम कर रहा है और ये लड़की जो है पटना में कॉलेज में पढ़ रही है। ये दोनों फ़ोन पे बातें किया करते थे, लेकिन लड़की को क्या है, जयप्रकाश बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब वो उसको छोड़ना चाहती है, क्योंकि लड़की अब पटना में पढ़ रही है, अब पढ़ने बाहर गई है तो उसके सपने भी बड़े होंगे, क्यों एक मिस्त्री से संबंध रखेगी। तो लड़की क्या है, धीरे धीरे करके जयप्रकाश से दूरियां बनाना शुरू कर देती है। और इस बात की भनक लड़के को पता चल जाती है, यानी कि जयप्रकाश को ये फील होना शुरू हो जाता है कि ये लड़की उससे दूर हो रही है। अब जयप्रकाश क्या करता है, जयप्रकाश के पास में उस लड़की के परिवार के और रिश्तेदारों के सभी के नंबर थे। तो जयप्रकाश कहता है कि तुम मेरे से दूरी बना रही हो, मुझे पता है, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो। तो लड़की कहती है नहीं। तो वो कहता है कि तुम मेरे से दूरी क्यों बना रही हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। तो लड़की क्या है, उसकी बातों को इग्नोर कर देती थी। अब एक दिन क्या होता है, जयप्रकाश को आ जाता है गुस्सा, तो वो क्या करता है, कुछ फ़ोटोज़ को वो अपने रिश्तेदारों के नंबर में डाल देता है। अब जैसे ही नंबर पे जाता है उस लड़की को पता चल जाता है। अब लड़की को अंदर से बड़ा डर लगता है कि अभी तो इसने फ़ोटो डाले हैं, कल को वीडियो डालेगा तो क्या होगा। तो लड़की क्या करती है, इस वाली बात को अपने परिवार वाले लोगों के साथ शेयर कर देती है कि ऐसे ऐसे करके जयप्रकाश नाम का लड़का है, वो हमारे इस रिश्तेदारी में आता है, उससे मेरे संपर्क थे, लेकिन मैं अब सब कुछ ख़त्म कर रही हूँ। उसने क्या किया है, मेरे फ़ोटो सभी रिश्तेदारों को मोबाइल में डाल दिए हैं, हो सकता है कि आपके पास एक आध का फ़ोन आ भी जाए। अब लड़की के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब इसके घर वाले सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या करते हैं, प्लानिंग ये होती है कि तुम ऐसा करो, जयप्रकाश को बुला लो और उससे कहो कि हम दोनों चुपचाप भाग के शादी कर लेते हैं। अब जयप्रकाश की उस लड़की से फ़ोन पे बात होती है। अब जयप्रकाश की जब फ़ोन पे बात होती है तो लड़की कहती है कि देखो, अब हम दोनों को बहुत समय हो गया दूर रहते रहते, तुम गोवा में रहते हो, मैं यहाँ पे रहती हूँ, क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों शादी कर लें। अब जैसे ही जयप्रकाश ये वाली बात सुनता है तो वो चौंक जाता है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये मेरे से शादी की बात कर रही है। तो जयप्रकाश कहता है कि ऐसा तो नहीं तुम मुझे अपने पास बुला के मार दो। लड़की कहती है पागल हो गए हो क्या, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें मारूंगी थोड़ी ना, तुम्हें ऐसा क्यों लगा। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही थी, जयप्रकाश ने भले ही उससे मजाक किया हो, लेकिन सच्चाई यही थी कि लड़की उसे मारना चाहती थी। अब प्लानिंग शुरू हो जाती है। जयप्रकाश क्या करता है, गोवा से ट्रेन पकड़ता है, सीधे मुजफ्फरपुर के लिए तैयार होकर आता है कि अब वो आया है, शादी करके उस लड़की को भगा के यहाँ से ले जाएगा। जयप्रकाश मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे आता है। अब लड़की उसको लेने के लिए स्टेशन पहुंच जाती है। वहाँ से ये दोनों जाते हैं एक होटल में। होटल में जाते हैं, प्यार के 2-4 पल बिताते हैं। उसके बाद लड़की क्या करती है, लड़की
अपने परिवार वाले लोगों को फ़ोन कर देती है कि हम लोग होटल में हैं, अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, आप लोग ऐसा कीजिए रविंदर के घर पे पहुँचिए, मैं वहीं पे पहुँच रही हूँ इसको लेकर। अब ये लड़की जयप्रकाश को लेकर जाती है और कहती है कि मेरे मामा का लड़का है, ऐसे ऐसे करके है, वो हम दोनों का इस चीज़ में साथ देगा, लड़का बहुत अच्छा है, ऐसे मान लो जैसे वो मेरा दोस्त हो। अब जयप्रकाश और वो लड़की क्या करते हैं, रविंदर के घर पे पहुंच जाते हैं, जिसने कि इसकी लाश को ठिकाने लगाने में मदद की थी। दोस्तों बताना चाहूँगा, ये दोनों रविंदर के घर पे पहुंच जाते हैं। रविंदर इनके लिए चाय वगैरह बनाता है। समय बीतता है, सीधे 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खटखटाया जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है, रविंदर दरवाज़ा खोलने जाता है। अब जैसे ही रविंदर दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पे इस लड़की का बाप और भाई ये दोनों खड़े होते हैं और इनके हाथ में धारदार हथियार होते हैं। इस लड़की का भाई आप देखता है न ताप देखता है दोस्तों, घर में घुसा चला जाता है और जयप्रकाश के ऊपर चढ़ जाता है। जयप्रकाश समझ जाता है कि आज उसका अंत है, क्योंकि सब तरफ से उसको घेरा हुआ है। अब लड़की का भाई क्या करता है, जैसे ही जयप्रकाश के पास आता है, सीधे ही उसके गले पर वो धारदार हथियार से वार कर देता है और जयप्रकाश एक बार में ही ज़मीन पे गिर जाता है, वो उठ नहीं पाता। उसके बाद उसके पेट में धारदार हथियार छोड़े जाते हैं, उसकी आंतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं, उसके चेहरे पे से खाल हटाई जाती है। वो लड़की जो उस लड़के से प्यार करती थी जयप्रकाश से, वो वहाँ पे खड़े होकर चुपचाप ये सारा नज़ारा देख रही होती है। अब उसके चेहरे से खाल उतार दी जाती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। अब उसको बोरी में भरा जाता है। फिर रविंदर और उस लड़की का भाई इन सभी टुकड़ों को बटोरता है, अपनी बोरी में भरता है, साइकिल पे रखते हैं और लेकर जाते हैं और दूर एक गली में जाकर डालाते हैं। और उसके बाद में इस केस का खुलासा होता है कि इन लोगों ने कैसे कैसे करके इस लड़की को मारा। मैं दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूँगा, लड़की को कोई प्रॉब्लम थी शारीरिक। अब उस लड़की को शारीरिक प्रॉब्लम थी तो जयप्रकाश ने क्या किया था, इस लड़की का इलाज भी करवाया था। फर्ज बनता है इस लड़की के बाप का, लेकिन जयप्रकाश प्यार में इतना अंधा हो गया था कि इस लड़की के इलाज में लाखों रुपए बर्बाद कर देता है। लेकिन क्या होता है, जयप्रकाश की माँ ये सारी चीज़ जानती थी, जिसका नाम था रमा देवी, जो कि साहेबगंज इलाके की रहने वाली थी, मुजफ्फरपुर की ही। उनका भी यही कहना था कि मेरा बेटा इस लड़की के चक्कर में था, लेकिन हमें क्या पता था कि इस लड़की के परिवार वाले मेरे बेटे की हत्या कर देंगे। दोस्तों प्यार में अंधा हो गया था जयप्रकाश और उसने की थी एक गलती, जिसकी वजह से उसे अपनी जान देनी पड़ी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। पहली बात तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि नाजायज़ संबंध कभी बनाने ही नहीं चाहिए, ना ही रखने चाहिए। दूसरी बात, जयप्रकाश की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने जो अपने प्राइवेट फ़ोटो थे वो शेयर कर दिए। लड़की की गलती ये थी कि उसने उस समय के फ़ोटो खींचने क्यों दिए। चलिए इस बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जब जयप्रकाश ने उसके प्राइवेट फ़ोटो शेयर किए थे तो लड़की को तुरंत अपने पिता से बात करनी थी और उसके बाद में सीधे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, जयप्रकाश के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी। लेकिन लड़की ने क्या है, ये रास्ता नहीं चुना था। लड़की ने और उसके परिवार के लोगों ने रास्ता चुना था जयप्रकाश को ख़त्म करने का और ख़त्म करके उसका मोबाइल तोड़ने का। तो इससे क्या हुआ, लड़की की इज्जत बनी रह गई? नहीं, लड़की की इज्जत जितनी बदनाम होनी थी वो वैसे ही हो गई। अब जयप्रकाश ने वो फ़ोटो किसी और दोस्त को दिए हों, वो व्हाट्सअप कर दे, शेयर कर दे, फिर क्या होगा? दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी की हत्या करना आखिरी रास्ता नहीं है, रास्ते बहुत सारे हैं, बस हमें ढूंढने हैं। अब ये लड़की, इसका बाप, इसका भाई, इसके मामा का लड़का, ये सभी लोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार करके सीधा जेल भेज दिया है। अब आप लोगों का क्या कहना है जयप्रकाश के ऊपर और इस लड़की के ऊपर, जो कि हमेशा की तरह दोस्तों जितनी भी प्यार की कहानियाँ थीं, इनकी प्यार की कहानी का भी अंत होता है एक हत्या के साथ और जेल जाने के साथ। दोस्तों ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आऊँ जिससे कि आपका जीने का तरीका बदल सके। नमस्कार।